हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। वी विल कंटिन्यू विद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो ईएससी में आ चुके हैं। ओके, सो फ्रेम के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बीम के हमने सॉल्व कर रखे हैं पहले से ही। सो नाउ वी आर डेवलपिंग आवर कंसेप्ट ऑन फ्रेम्स। सो इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था फ्रेम का, जिसमें हमने डिटेल कंसेप्ट बताया था। 2 घंटा में लगा था, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर हमने बहुत डिटेल में कोलैप्स लोड एंड कोलैप्स बीएमडी बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन कैसे निकाले, हमने इस कंसेप्ट को समझाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा जैसे हम पिछले वीडियो को बताएं, क्योंकि हम फास्ट फॉरवर्ड वे में बता देंगे, आपको सब समझ में आ रही होगी क्योंकि आपने पहला वाला वीडियो अच्छे से देख रखा है, एनालिसिस कर रखा है वहां से। ठीक है, सेम चीज है, चाहे जितना भी क्वेश्चन अब होगा सब हम उसी तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे जो कंसेप्ट हमने पहले वाले वीडियो में यूज किया था, इससे पहले वाले वीडियो में। ओके, आई बटन में इसका लिंक आ गया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आई बटन में भी होगा, हर जगह आपको लिंक मिल जाएगा। जस्ट रिसेंटली अपलोडेड है वो वीडियो, आप उसको देख सकते हो। प्लास्टिक एनालिसिस का लेक्चर नंबर 37, आप उसको देखने के बाद इसको देखना। ठीक है, वेल चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहां पे सबसे पहले हमें सॉल्व करनी है फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ रेडंडेंसी। तो डिग्री ऑफ रेडंडेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने हैं, तो देखिए दोनों एंड फिक्स्ड एंड है, तो एट फिक्स्ड एंड देयर विल बी 6 अननोन रिएक्शंस, है कि नहीं। यहां पे 3, यहां पे 3, तो टोटल रिएक्शंस आर 6। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल है 3। ओके, क्यों, एक समेशन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ एम मूवमेंट इक्वल टू 0, ये 3 एम जेड ओके इक्वल टू 0। तो ये 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लोडिंग वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी अप्लाइड है मेंबर के ऊपर। एट पॉइंट बी 0.5 डब्ल्यू का हॉरिजॉन्टल लोडिंग अप्लाइड है, इसलिए हम उसे भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस कारण से योर रिडंडेंसी विल बी आर इक्वल टू R minus E, okay, number of reaction minus equilibrium equation means 6 minus 3 equal to, which is equal to 3. तो degree of redundancy of this frame is 3, मतलब there are 3 unknown reaction which we need to find। अगर ये degree of redundancy है 3 आपका, तो इसका मतलब कि number of plastic hinges required for collapse, number of plastic hinge required for collapse इक्वल टू कितना होगा, r प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर है, ओके। सो ये हो गया नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज चाहिए आपका कोलैप्स होने के लिए 4। अब चलिए हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितना होगा। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पता लगाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला, इट इज कैपिटल N माइनस R। व्हाट इज कैपिटल N, इट इज पॉसिबल लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस। ये सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कभी कभी, 1 नंबर का, छोटे छोटे एग्जाम में। ईएससी वगैरह में तो, गेट वगैरह में इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो प्रिपेयर किया हुआ स्टूडेंट वो इन सब चीजों को सच में अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ, उसको ये सब चीजें आते हैं। तो वो इतना बेसिक क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि कितना नंबर ऑफ हिंज चाहिए या फिर पॉसिबल लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना है। ये सारे इतने क्वेश्चन तो, इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछते, अंदर पूछेंगे। ओके, जैसे कोई कोलैप्स लोड निकालने पूछेंगे, या फिर आपको बीम दे देगा या फिर फ्रेम दे देगा और बोलेगा ये इसका कोलैप्स बीएमडी है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है, वहां पे आपको लॉजिक यूज करना होगा, अल्टीमेट लॉजिक्स। सो पॉसिबल लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस इक्वल टू, कौन कौन से होंगे यहाँ पर देखिए, ए पर बन सकता है क्योंकि फिक्स्ड एंड है, फिर ई पर बन सकता है वो भी फिक्स्ड एंड है, फिर
अंडर लोड बन सकती है एट बी, अंडर लोड बन सकता है एट सी, ठीक है। और जो जॉइंट डी है वो भी एक तरह का फिक्स्ड एंड ही है, वहां पर भी बन सकता है। और पॉइंट बी पर एक तो लोड भी है और पॉइंट भी एक तरह का फिक्स्ड एंड भी है, तो इसलिए वहां पर भी पॉसिबल लोकेशन है, वो भी एक तरह का पॉसिबल लोकेशन में हम काउंट करेंगे। तो टोटल पॉसिबल लोकेशन कितने हो गए आपके पास 5। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 3, आर इक्वल टू कितना था 3, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी इक्वल टू 2। तो ये दो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होंगे जैसे हम हमारे पिछले क्वेश्चन में आए थे उसी तरह से। तो वो दो कौन कौन से होंगे, एक होगा बीम मैकेनिज्म, दूसरा होगा स्वे मैकेनिज्म। अब देखिए, अब यहां पर हम मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, बीम मैकेनिज्म एंड स्वे मैकेनिज्म, एंड वी विल कैलकुलेट द कोलैप्स लोड। एंड और एक मैकेनिज्म हम ड्रॉ करेंगे तीसरा, which will be combined mechanism, तो कंबाइंड मैकेनिज्म ये पता लगाने के बाद बनाएंगे कि एक्चुअली में कहां पर प्लास्टिक हिंज रियली डेवलप हो रही होगी, किसी एक पॉइंट पे नहीं हो रही होगी। जैसा पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि पॉइंट बी पर नहीं हो रही थी, उसी तरह से यहां पर भी आप देखोगे जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म का, तो यहां पर भी आप वही सेम चीज देखने को आपको मिलेगा कि एट पॉइंट बी देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, क्योंकि वहां पे अभी भी कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट को रोटेट करने का कैपेसिटी है, मतलब रोटेशन को रजिस्ट करने का कैपेसिटी अभी भी सेक्शन में बचा हुआ है, मेंबर में बचा हुआ है, इसलिए वहां पे अभी प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? सो हम ये तीन मैकेनिज्म को सॉल्व करेंगे और इन तीनों मैकेनिज्म से कोलैप्स लोड निकालेंगे और इन तीनों से जो मिनिमम वैल्यू आएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे एज कोलैप्स लोड, और इसी कोलैप्स लोड को कंसीडर करते हुए हम सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द कोलैप्स बीएमटी। क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। तो मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए मैं इस बार पेंट का इस्तेमाल करूंगा। ओके, इस बार मैं ड्राइंग नहीं करूंगा, इस बार मैं ड्राइंग करूंगा लेकिन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। सो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए बीम मैकेनिज्म। सो हेडिंग बनाइए सबसे पहले फॉर बीम मैकेनिज्म। सो ये देखिए, ये बीम जो थी, ये बीम हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये रहा बीम बीसीडी। आपको प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मेंबर, ये जो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें तो आपको पता है। तो ये जो बीम है इसका प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है 2 टाइम्स एमपी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हमको मैकेनिज्म कंडीशन बनानी है। तो आपको पता है कि कहां पर प्लास्टिक हिंजेस डेवलप हो सकते हैं। एट बी डेवलप हो सकता है, एट डी डेवलप हो सकता है, और अंडर लोड दैट इज एट पॉइंट सी आपका डेवलप हो सकता है। सॉरी। So these are the three locations where plastic hinges can develop, okay, in beam। अब हमें मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वर्चुअल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करना होगा ऑफ मैग्नीट्यूड y अंडर लोड। ये हम कहां प्रोवाइड करेंगे, ये हम प्रोवाइड करेंगे अंडर लोड। सो ये जो वर्चुअल डिफ्लेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, इस कारण से आपका मेंबर जो है रोटेट करेगा। कैसे, देखिएगा, जस्ट आई विल शो यू राइट नाउ ओनली। सो देखिए, पहले आप बीसी मेंबर को देखो, ये जो वर्चुअल डिफ्लेक्शन, लेट्स सपोज दिस वर्चुअल डिफ्लेक्शन इज, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इट इज y, ओके। सो पहले ये बीसी मेंबर को देखिए, बीसी मेंबर मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो हिंज है एट सी, इस हिंज को आपको यहां पे लाना है नीचे, ठीक है। और ये पॉइंट है मान लो सी डैश, इसके बारे में लिख देंगे हम। तो पहले मेंबर को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए, ये मेंबर आपका कुछ ऐसे दिखेगा, मैकेनिज्म कंडीशन। ओके, अब लेट सपोज कि एट बी देखो, एट बी लेट सपोज मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल था, अब रोटेट कर गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड लेट सपोज दिस एंगल इज बाय व्हिच इट हैज बीन रोटेटेड, इट इज θ1। सिमिलरली एट डी देखिए, मेंबर आपका हॉरिजॉन्टल था और रोटेट कर गया एंटी क्लॉकवाइज, लेट सपोज दिस रोटेशन इज योर θ2। क्लियर है? सिमिलरली चेक एट सी डैश, ये पॉइंट आपका सी डैश, ओके।
सी डैश पे देखिए, मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल था, मतलब ये मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल था, नाउ इट हैज बीन रोटेटेड इन clockwise direction. The angle will be same, alternate angle. It will be also θ1. Now the member is horizontal again. यहाँ पर देखिए the member is horizontal और ये rotate हो गया in which direction? Anti-clock direction by magnitude θ2. ओके, सो ये सारे हैं रोटेशन। मैकेनिज्म कंडीशन में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप रोटेशंस को अच्छे से शो करिए। सो दिस आर दी रोटेशन। आपने ये जो वर्चुअल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया उस कारण से ये सारे रोटेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म कंडीशंस में। नाउ अगेंस्ट दिस रोटेशन देयर इज समथिंग जो हमको यहाँ पे शो करनी है एंड इट इज द रेजिस्टेंस। ओके, ये रोटेशन को जो इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है दैट वन, एंड वो क्या, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटीज। ठीक है, ये मैकेनिज्म कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होगी दैट विल बी इक्वल टू द प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन और ऑफ द मेंबर। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए एट बी जो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो हम कितना कंसीडर करेंगे। तो देखो जो क्वेश्चन है अगर आपको याद है तो ये आपका इस तरह का कुछ मेंबर था, ये बीम है, दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, और ये कॉलम का जो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी था इट इज 2 MP एंड इस बीम का भी प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है 2 MP। इज इट क्लियर? सो तो एट बी जो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हम दिखाएंगे वो रोटेशन के अगेंस्ट में दिखाएंगे, जिस डायरेक्शन में रोटेशन दिखाया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कितना डेवलप हो रही होगी 2 times MP। सेम हियर एट सी डैश, हियर 2 times MP, दिस वन आल्सो दिस साइड 2 times MP। जहां जहां पे रोटेशन है हर जगह उसके अपोजिट में। नाउ एट डी देखो, डी में क्या हुआ है, यहाँ पे एक सीन है, ये जो कॉलम है ये पॉइंट डी, ये बीम का प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है 2 MP और ये जो कॉलम इसका प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है 1.5 MP। तो यहाँ पे फॉर कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहाँ पे आउट ऑफ 2 MP एंड 1.5 MP विच वैल्यू विल कंसिडर, वी विल कंसिडर द लोअर वन। क्लियर? क्योंकि लोअर वन ही क्षमता है उस जॉइंट का, मतलब एट डी जो क्षमता है मैक्सिमम वो क्या है 1.5 MP। क्यों 1.5 MP? आपका कॉलम का प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, उससे ज्यादा वो ले नहीं सकता, और एंड दैट कॉलम इज कनेक्टेड विद दैट बीम एट डी। सो एट डी जो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही होगी जो इस रोटेशन को रजिस्ट कर रही होगी इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू कॉलम एंड इट इज 1.5 MP। इज इट क्लियर? सो इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए, ये डायग्राम बनाना सीखे कि नहीं? ओके, दिस डायग्राम्स, ड्राइंग दिस डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर द रोटेशंस and plastic moment carrying capacities and this is the mechanism condition which is developed. Now अब हम क्या करेंगे, we will find out some relationship, we will derive some relationship, like for example we will calculate the value of θ1 and θ2, इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 अपॉन y by 3, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 times θ1। Similarly θ2 equal to we can write as y upon 4. So again from here also y we can write as y equal to 4 times θ2. Let's suppose this is your equation 1 and this y equal to 4 times θ2 is your equation 2. Equating equation 1 and equation 2, okay, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट क्यों कर देंगे? क्योंकि y तो दोनों केस में सेम है। Okay, so equating equation 1 and equation 2 we can get a relationship that 3 times θ1 is equal to 4 times θ2. Okay, so we are getting this relationship. So from this relationship we can find a result, and what is that result? We are finding a result that your θ1 is equal to nothing but it is 4 upon 3 θ2. So इस तरह का एक रिजल्ट मिला। So इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा 4 upon 3 θ2, इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि कितना हो जाएगा 1.334 टाइम्स θ2। क्लियर है? तो ये हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे निकल गया कि θ1 is equal to how much? It is 1.334 θ2. So this is the relationship which we have got. अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज करेंगे इस मैकेनिज्म कंडीशन के ऊपर। ओके, सो जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वर्क की वो स्टेटमेंट क्या है, द फेमस स्टेटमेंट,
आपको पता ही है कि टोटल एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोडिंग इन प्रोवाइडिंग दैट वर्चुअल डिफ्लेक्शन y is equal to total internal work done by the resisting moment mp in resisting the rotations. Clear है? So by using this statement we can say we need to write the expression for work done. तो work done equal to force into distance, तो external work done equal to w into y. Okay, internal work done equal to moment into rotations. So हर एक जॉइंट पे कितने कितने मूवमेंट्स है, देखिए 2 mp θ1, ये b का बात हो गया. फिर at c dash 2 mp θ1, अगेन 2 mp θ2, ये c dash का बात हो गया. अगेन at d 1.5 mp θ2. क्लियर है? नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको इस इक्वेशन को होमोजेनस बनाना है. होमोजेनस कहने का मतलब है चाहे आइदर इन फॉर्म ऑफ θ1 और आइदर इन फॉर्म ऑफ θ2 बना के हमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमको y का वैल्यू पता है, y हम पुट कर सकते हैं. y हम कितना पुट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ θ1 पुट करना है तो y का वैल्यू हम 3 टाइम्स θ1 पुट कर सकते हैं. क्लियर है? सो इसी तरह से यहाँ पर जहां जहां पर θ2 है तो वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, θ1 का वैल्यू पुट कर देंगे. क्लियर है? मतलब θ2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ θ1 कितना होगा ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपना जो आंसर है वो रिजल्ट निकल जाएगा. तो θ2 और θ1 के टर्म्स में रिलेशनशिप क्या होगा, θ2 विल बी इक्वल टू, आप देखिए इट विल बी 4/3 और 3/4, 3/4 उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 कितना 75%, तो 0.75 θ1. So ये relationship you can use. So using this, so I can write the expression and I can solve W collapse load. What I am getting is 2.20 MP. देखिए चेक करिए. Okay, so let's suppose this is the first collapse load which we have got according to beam mechanism. Let's suppose this is equation A. Now we need to solve for second mechanism which is your sway mechanism. Clear है? तो चलिए अब sway mechanism करते हैं पहले. So sway mechanism, तो ये देखिए ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फ्रेम जो था और डिटेल्स सारे लिख दिए हैं मेंबर्स के, 6 मीटर 2 mp, 7 मीटर 2 mp, 4 मीटर 1.5 mp and here is a point load which is of magnitude 0.5 times W. Now you know that in this member what are the possible location of formation of plastic hinges. वो सारे कौन कौन से हैं यहाँ पर हमने जो डिसाइड कर रखा है, A पर होगा क्योंकि A इज ए फिक्स्ड एंड, E पर होगा, D पर होगा एंड B पर होगा. ठीक है, सो मतलब टिल नाउ अब तक हम ये जानते हैं कि these are the possible location of plastic hinges for this frame. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वर्चुअल डिफ्लेक्शन इसमें प्रोवाइड करेंगे इस मेंबर में. तो जो हम वर्चुअल डिफ्लेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे इस मेंबर में, तो लेट्स सपोज दैट डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, मतलब अंडर दिस पॉइंट लोड हम प्रोवाइड करेंगे. तो एट बी, ध्यान से देखिएगा, एट बी हम एक वर्चुअल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ डेल्टा 1 और हम ये मान रहे हैं कि ये जो पॉइंट बी है, ये जो हिंज बी है, ये यहां से उठ के यहां पर आ गई है इस पॉइंट पर. ठीक है, सिमिलरली तो ये जो पॉइंट डी है ये भी बाय सेम अमाउंट आगे चली जाएगी. ओके, जितना डिफ्लेक्शन जॉइंट बी का होगा उतना ही जॉइंट डी का हो रहा होगा. तो उतना ही वर्चुअल डिफ्लेक्शन हमने उधर भी प्रोवाइड किया. तो अभी ये प्लास्टिक हिंज इधर होगी ऐसे. ये मैकेनिज्म हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्वे मैकेनिज्म. क्लियर है? अब हम मेंबर्स को कनेक्ट कर देंगे. तो मेंबर्स किस तरह से रोटेट किए हैं, सॉरी जस्ट ए मिनट, लेट मी टेक ए स्ट्रेट लाइन. सो इस तरह से कुछ आपको स्वे मैकेनिज्म देखने को मिलेगा. सो यहां पर ये जो जॉइंट था इसका नाम मिट चुका है. सो लेट मी राइट दैट ई. ओके, सो अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं. सो ब्लू पेन. So let's suppose this deflection is, या this virtual deflection जो हमने प्रोवाइड किया, it is delta 1.
and this is your delta 2. Let's suppose कि this is your delta 2. देखिए मेंबर आपको एट ए, देखिए एट ए, चेक एट ए, मेंबर आपका वर्टिकल था, ये रोटेट कर गया लाइक दिस. इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट्स सपोज दिस रोटेशन इज योर थीटा 1. ठीक है. नाउ एट बी डैश पॉइंट, दिस इज योर बी डैश पॉइंट. लेट मी चेंज द कलर. सो दिस इज योर बी डैश पॉइंट एंड दिस इज योर डी डैश पॉइंट. ओके, सो डी डैश को लिख देते हैं यहाँ पे बगल में. दिस इज योर डी डैश पॉइंट. एट बी डैश आप देखिए, नाउ एट चेक एट बी डैश कि मेंबर आपका पहले वर्टिकल था और ये एट बी डैश आपका रोटेट कर गया इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब ये रोटेट कर गया किधर? क्लॉकवाइज. अगेन दिस रोटेशन इज आल्सो क्लॉकवाइज एंड दिस एंगल इज आल्सो सेम, अल्टरनेट एंगल. लेट्स सपोज अगेन दिस एंगल इज योर थीटा 1. तो यहाँ पे ये रोटेशन आपने दिखा दिया. सिमिलरली हम ये सब काम करेंगे, हम रोटेशंस दिखाएंगे एट डी डैश एंड हम रोटेशन शो करेंगे एट ई. तो जो मेरा रोटेशन है एट ई, ई पे देखिए मेंबर पहले मेरा वर्टिकल था, अब ये रोटेट होके इंक्लाइंड हो गया है और ये जो रोटेशन हुई है ये हुआ है क्लॉकवाइज. लेट्स सपोज दिस रोटेशन इज योर थीटा 2. सिमिलरली दिस अल्टरनेट एंगल, मेंबर आपका पहले वर्टिकल था और ये रोटेट कर गया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट्स सपोज दिस रोटेशन इज आल्सो योर थीटा 2. क्लियर है? सो दिस आर द रोटेशंस ऑफ स्वे मैकेनिज्म. नाउ वी विल शो द प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटीज. सो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को दिखाने के लिए लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. सो आई विल टेक रेड पेन. सो यहाँ पे ए पे देखिए, ए पे जो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी डेवलप होगा रोटेशन के अगेंस्ट पे हमेशा दिखाना है. सो दिस इज दिस वन एंड दिस इज योर 2 MP. नाउ एट बी देखिए रोटेशन के अगेंस्ट में, तो दिस इज योर थीटा. ओके, सो योर मेंबर विल ट्राई टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब जो रेजिस्टेंस मिल रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन से मिल रहा होगा. अगेन दिस वन विल बी 2 times MP. हियर एट डी डैश देखिए ये क्या होगा? अगेन 1.5 MP. एट ई देखिए ये क्या होगा? अगेन सेम 1.5 MP. क्लियर है? सो आपने रोटेशंस एंड प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटीज कहां पर कैसे कैसे किस डायरेक्शन में डेवलप होंगे ये सारे शो कर दिए. अब हम क्या करेंगे? वही कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड वी विल, सबसे पहले हम ये रिलेशनशिप निकाल लेते हैं. थीटा 1 थीटा 2 के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, इन रिलेशनशिप को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल अप्लाई कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क एंड वी विल सॉल्व दिस फॉर कोलैप्स मोड. ठीक है, चलिए करते हैं. ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एजम्पशन लेनी होगी. तो एज्यूम करते हैं कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू योर डेल्टा 2. ये दोनों बराबर है. ये एजम्पशन पहले ले लिया हमने. अब हम रिलेशनशिप्स निकालेंगे. तो देखिए थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एज डेल्टा 1 अपॉन 6. सिमिलरली हाउ वी कैन राइट एज थीटा 2? Theta 2 we can write as delta 2 upon 4. Delta 2 upon 4. So from here what we can write as क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा 1 इक्वल टू 6 थीटा 1 एंड डेल्टा 2 इक्वल टू 4 थीटा 2. अब चूंकि हमने पहले ही एजम्पशन ले रखा है कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, इसका मतलब 6 थीटा 1 इक्वल टू 4 थीटा 2. तो अगर कंपेयर करोगे इन दोनों को तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 थीटा 1 इक्वल टू 4 थीटा 2. तो यहां से हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आ जाता है कि थीटा, आपका जो ये थीटा है, मतलब थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स थीटा 1. क्लियर है? सो वी हैव फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप्स. नाउ बाय अप्लाइंग द वर्चुअल वर्क कंसेप्ट वी विल राइट द एक्सप्रेशन. देखिए आप ध्यान देना, जो वर्चुअल वर्क का जो स्टेटमेंट है हम डिफरेंट
क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो यू ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट इन राइटिंग दिस स्टेटमेंट्स। आपको बस एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन करना है। तो यहाँ पे कुछ अदर ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। हम तो किसी भी तरह लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है। सो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओ इस बात को लेके। ओके, तो लिखिए टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय इंटरनल रेजिस्टिंग मूवमेंट अगेंस्ट रोटेशंस। क्लियर? तो ये अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट द एक्सप्रेशन। तो चलिए 0.5 टाइम्स W इनटू डेल्टा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स MP थीटा 1। देखिए मैं लिखते चल रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स MP अगेन थीटा 1 प्लस 1.5 MP थीटा 2। दो बार होगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 MP थीटा 2। क्लियर है? यहां तक लिख दिए। अब हम किसी भी एक फॉर्म में, आइदर इन फॉर्म ऑफ थीटा 1 और इन फॉर्म ऑफ थीटा 2, पूरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व फॉर कोलैप्स लोड W। तो सॉल्व करेंगे, आप जैसे भी सॉल्व करिए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो कोलैप्स लोड जो हम फाइनली निकालेंगे यहां से, आपका निकल के आएगा 2.833 MP। check it. So this is your collapse load. Let's suppose this is your equation number B for finding collapse load. अब चलिए, अब हम करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस फॉर व्हाट? एनालिसिस फॉर दिस कि अभी तक हमने बीम मैकेनिज्म किया, स्वे मैकेनिज्म किया एंड वी हैव फाइंडेड द कोलैप्स लोड। नाउ वी विल डू एनालिसिस एंड वी विल फाउंड आउट दैट in reality where plastic hinge is developing। ये सब लिखना होगा आपको एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो। ओके, इन रियलिटी वेयर प्लास्टिक हिंज इज डेवलपिंग, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो हमने ये पहले से बना रखा है। ओके, जो फ्रेम है उसको मैंने तोड़ तोड़ के बना रखा है इस तरह से। तो अब चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम बीम मैकेनिज्म। तो बीम मैकेनिज्म, तो मेरा जो बीम था वो क्या था, BD बीम था मेरा, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड बीच में अप्लाइड था, उसे अभी भूल जाइए। तो ये बीम था, BD बीम। तो इन दिस बीम जो आपने मैकेनिज्म कंडीशन ड्रॉ किया था, तो वहां पे MP का डायरेक्शन क्या था? तो वहां पे जो MP का डायरेक्शन था, देखिए वो था एट B, वो था एंटी क्लॉक 2 MP का, और एट D क्लॉकवाइज था ऑफ 1.5 MP। क्लियर है इतना? तो अब इक्विलिब्रियम अगर चेक करेंगे तो कॉलम का जो B है, ठीक है, इस पर इसका कितना ट्रांसफर होगा, मतलब सेम टू सेम ट्रांसफर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे अगर ये क्लॉकवाइज था, सॉरी ये एंटी क्लॉक था, ओके, तो यहां पे लिख देता हूं दिस इज योर एंटी क्लॉक एंड दिस इज योर क्लॉकवाइज C। तो यहां पर कितना होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, ओके, एंड 2 MP एंड दिस विल बी योर क्लॉकवाइज। सिमिलरली इधर कितना होगा, एंटी क्लॉक होगा, 1.5 MP का AC एंटी क्लॉक। क्लियर है? सो ये क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक समझ में आया? सो दिस इज फ्रॉम बीम मैकेनिज्म, हमें ये पता चला है। नाउ वी विल यूज द कंडीशन ऑफ स्वे मैकेनिज्म। सो स्वे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो मेरे पास था वो सारे रोटेशन सारे एंटी क्लॉक ही थे। इधर भी एंटी क्लॉक, इधर भी एंटी क्लॉक, इधर भी एंटी क्लॉक, इधर भी एंटी क्लॉक। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, एक बार चेक करिए, सारे एंटी क्लॉक थे। ओके, तो ये कितना वही 2 MP 1.5 MP 1.5 MP, और जो साइन है वो क्या है, वो सारे एंटी क्लॉक। दिस इज आल्सो एंटी क्लॉक, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉक, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉक, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉक। क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब समझ में आ रहा है ना, घड़ी का दिशा घड़ी के विपरीत दिशा। क्लियर है? नाउ तो इसका अगर इक्विलिब्रियम हम चेक करेंगे तो बीम पर क्या ट्रांसफर होगा, तो ये जो बीम है, बीम का B और बीम का D, यहाँ पर क्लॉकवाइज में ये एंटी क्लॉक है तो इधर ये क्लॉकवाइज रह जाएगा।
और यहाँ पर भी एंटी क्लॉक है तो ये भी इधर क्लॉकवाइज रह जाएगा। ओके, तो ये रहेगा क्या, क्लॉकवाइज, एंड दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज। ओके, और यहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड वही 2 MP और इधर भी 1.5 MP। अभी तक तो यही पता चल रहा है, इतना यही मान के चल रहे हैं 2 MP 1.5 MP। तो ये सारे मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया फ्रॉम बीम मैकेनिज्म एंड स्वे मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर एट पॉइंट बी, देखिए आप पॉइंट बी पे जो कॉम्बिनेशन है फ्रॉम बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म से, देखिए पॉइंट बी पर जो कॉम्बिनेशन है इन बीम मैकेनिज्म वो है एंटी क्लॉक और क्लॉक का। पॉइंट बी पर जो कॉम्बिनेशन है फ्रॉम स्वे मैकेनिज्म वो क्या है, अगेन यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे क्लॉक था कॉलम वाले पार्ट में, देखिए एट बी कॉलम वाले पार्ट में, देखिए मतलब इन दिस पार्ट हियर, तो पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे क्लॉक था, ठीक है। अभी स्वे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी क्लॉक हो गया, डायरेक्शन चेंज। अगेन हियर इट वाज एंटी क्लॉक बट ये अभी यहाँ पे क्लॉक हो गया। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन चेंज है, यहाँ पर एंटी क्लॉक क्लॉक है, यहाँ पर क्लॉक एंटी क्लॉक है। बट एट अदर पॉइंट अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर सारे कॉम्बिनेशन आपको सेम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए डी पर देखेंगे तो क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म दोनों से सेम है, सेम कॉम्बिनेशन है। सो इसका कंक्लूजन, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम कंक्लूजन वी आर डिराइविंग हियर कि एट बी देयर विल बी नो प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड, ठीक है। सो दिस इज द conclusion which we derived here, same conclusion। okay, तो B पर प्लास्टिक हिंज यहाँ पे डेवलप नहीं होगा because here exist some rotation capacity, मतलब here exist some resisting capacity, not rotation, sorry for that, some resisting capacity till now। okay, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है it has been not gone up to 2 MP, it is less than that। मतलब वहां पर अभी कंप्लीट प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है, वो 2 MP तक नहीं पहुंची है, वो कुछ कम है उससे। क्लियर है, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे। अब वो कितना कम है हमको पता नहीं, हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अभी बीएमडी बनाएंगे, कोलैप्स बीएमडी, इन दैट वी विल कैलकुलेट दैट वैल्यू। ओके, सो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें पता चल गया कि बी पर नहीं बनेगा, तो हमको पता है कि कोलैप्स होने के लिए टोटल इन जनरल हमको 4 प्लास्टिक हिंजेस के रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बी पर नहीं होगा, तो हम अब कंबाइंड मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। एंड इन कंबाइंड मैकेनिज्म मेरे को अब पता है कि कहां पर प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा, ए पर होगा, सी पर होगा, डी पर होगा, ई पर होगा, लेकिन बी पर नहीं होगा। क्लियर है, सो लेट्स सॉल्व द कंबाइंड मैकेनिज्म। सो हम करेंगे अब कंबाइंड मैकेनिज्म। सो ये रहा आपका फ्रेम, ठीक है। नाउ इन दिस फ्रेम यू नो कि जो भी प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है डिफरेंट मेंबर्स की वो आपको पता है। ए बी मेंबर का 2 MB है, 2 MP, BD मेंबर का 2 MP एंड डी मेंबर का 1.5 MP। लेंथ वगैरह सब आपको पता है, ये सब चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। हमको अब पता चल गया कि पॉइंट बी पर प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं होगा, तो एक्चुअली में इस केस में जो प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रहे हैं वो कहां पर हो रहा है, then it is developing at different location which are like A, फिर D पर डेवलप हो रहा होगा, फिर E पर डेवलप हो रहा होगा एंड अंडर दिस पॉइंट लोड C, ठीक है, अंडर दिस पॉइंट लोड C यहां पर एक डेवलप हो रही है प्लास्टिक हिंजेस। these are the 4 plastic hinges which are developing here। क्लियर है, सो अब हमको मैकेनिज्म ड्रॉ करना है कंबाइंड मैकेनिज्म। सो अगर B पर प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल, जस्ट ए मिनट, दिस एंगल विल रिमेन एज 90 डिग्री, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा आफ्टर प्रोवाइडिंग योर वर्चुअल डिफ्लेक्शंस। ओके, तो भी ये मेंबर के बीच में, मतलब एट बी कॉलम और बीम के बीच में जो एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आर यू क्लियर? सो बच्चों आप तो देख ही रहे होंगे कि पढ़ाने में काफी मेहनत लगती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज लाइक इट, प्लीज। ओके, सो इससे हमारी क्या होगी, मीन्स फायदा हो जाएगा थोड़ा। फायदा मीन्स यही कि कुछ रीच बढ़ जाएगी वीडियो की, सो आप अपने दोस्तों तक पहुंचा पाएंगे वीडियोस को। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। सो चलिए तो मैकेनिज्म आप बनाते हैं। तो लेट्स सपोज
हम पहले वर्चुअल डिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आई एम वर्चुअल डिफ्लेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस एंड बी इज आगे बढ़ गया बाय अमाउंट डेल्टा। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अभी के लिए जस्ट फॉर नाउ आई एम इरेजिंग दिस लोड 1। ओके, ये लोड जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से शो कर पाऊं आपको एक चीज। कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, ये ब्राउन थोड़ा ज्यादा ये हो गया। तो लेट्स सपोज दिस इज योर बीम, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये जो पॉइंट डी है ये भी आगे बढ़ गई बाय अमाउंट डेल्टा। ओके, ये जो डिफ्लेक्शन है ये डेल्टा अमाउंट का है। सो तो अभी जो मेंबर आपका रोटेट किया होगा, ए मेंबर, ये ए बी मेंबर, ये इस तरह से होगा। कनेक्ट कर दीजिए। सो प्लास्टिक हिंजेस यहाँ पे शो कर दीजिए। सो यहाँ पे नहीं, सॉरी, इधर जस्ट ए मिनट होने वाला है। अब बीम का बात है। बीम पर जो लोड है आपका, लोड देखो, अब जो एक्चुअल लेंथ है आपका बीम का मेंबर का, वो एक्चुअल लेंथ क्या है मैं आपको शो करता हूं। यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर एक्चुअल लेंथ ऑफ मेंबर। क्लियर है? ये बी डैश पॉइंट है, मान लो बी डैश पॉइंट से डी डैश पॉइंट तक का ये आपका एक्चुअल लेंथ है ये मेंबर का। क्लियर है? ये जो मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको लोडिंग दिखाता हूं। लेट्स सपोज की जो लोड है वो कहां पर, यहां पर है। अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अब हम एक वर्चुअल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे अंडर दिस लोड W। ओके, सो अंडर दिस लोड W हम एक वर्चुअल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स सपोज आई एम प्रोवाइडिंग दैट वर्चुअल डिफ्लेक्शन एंड इट इज Y। सो ये आपका वर्चुअल डिफ्लेक्शन है जो आपने Y प्रोवाइड किया है। अभी आपने वर्चुअल डिफ्लेक्शन तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपको पता है कि जो मेंबर आपका एट बी डैश आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री ही रहेगा आफ्टर रोटेशन। सो दिस विल बी योर बीम लाइक दिस। क्लियर है? आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ फ्यू लाइंस, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले यहां पर ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ओके अब चलिए हम शो कर देते हैं। तो लेट्स सपोज दिस डिफ्लेक्शन जो आपने प्रोवाइड किया था, दिस इज योर डेल्टा 1 एंड दिस इज योर डेल्टा 2 एंड दिस पॉइंट इज योर बी डैश, दिस पॉइंट इज योर ये कौन सा पॉइंट, डी डैश पॉइंट कंसीडर करेंगे, दिस पॉइंट एज डी डैश एंड दिस डिफ्लेक्शन इज योर डेल्टा 2। क्लियर है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपको समझ में आ गया, वर्चुअल डिफ्लेक्शन। एंड दिस डिफ्लेक्शन इज योर वाई, जो आपने इधर सेंटर पे प्रोवाइड कर रखा है। इस वर्चुअल डिफ्लेक्शन को हम कहेंगे वाई। अब हम एज्यूम करेंगे, यहां पे एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन सबसे पहले लिख देता हूं, एजम्पशन ये है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा। तो इसका मतलब जस्ट सिंपल है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डेल्टा डेल्टा लिख दीजिए। ओके, अगर आपको ये एजम्पशन वाली स्टेटमेंट को लिखनी है सो आप यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखिए, फिर ये एजम्पशन लिखिए, चलेगा। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली डायग्राम में शो कर दीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब चलिए हम रोटेशंस को शो करते हैं। सो रोटेशंस को शो करने के लिए लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन। सो सबसे पहले एट ए देखो, एट ए मेंबर आपका वर्टिकल था, ये रोटेट कर गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन by, let's suppose it is the rotation is theta 1. okay, so here at b dash देखिए, b dash member आपका पहले horizontal था, it is rotated in clockwise direction. okay, and let's suppose this rotation is again your same as theta 1 due to alternate angle concept, and this angle will be remain as 90 degree because joint b dash will behave as your rigid joint because there is no development of plastic hinge, rigid joint. क्लियर है यहां तक? ओके, सिमिलरली यहां पर ये अगर थीटा 1 है फिर तो ये भी थीटा 1 होगा,
तो यहाँ पर मतलब ये देखो ये पॉइंट सी है, तो यहाँ नीचे वाला पॉइंट सी डैश, और यहाँ पर भी एक प्लास्टिक हिंज की डेवलपमेंट हो रखी है। तो एट सी डैश देखिए मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल था, ये रोटेट किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट्स सपोज दिस एंगल इज आल्सो योर θ1। सिमिलरली हियर मेंबर आपका हॉरिजॉन्टल था, इट हैज बीन rotated in anti clock direction, let's suppose this angle is your θ2। क्लियर? अच्छा हाँ ठीक है, आप इसको एस θ2, अच्छा जस्ट ए मिनट, इसको हम दूसरा थीटा कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब कहां पर? एट ई पे देखिए मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल था, ये रोटेट किया है इन एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय अमाउंट, लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर θ2, इसको हम θ2 कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डी डैश मेंबर आपका पहले वर्टिकल था लाइक दिस, इट हैज बीन रोटेटेड ओके इन विच डायरेक्शन? clockwise direction, and this angle will be same as alternate angle θ2। clear? now at d dash देखिए for beam, at d dash for beam मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल था, मेंबर आपका पहले हॉरिजॉन्टल था। क्लियर है? नाउ इट हैज बीन रोटेटेड किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर θ2। okay, this angle is your θ2, so alternate angle, this angle will be also your θ2। so ये सारे रोटेशंस आपने समझ लिया ओके इन दिस मैकेनिज्म, जो रोटेशंस हमने शो किया। नाउ व्हाट वी विल शो इज वी विल शो दी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो जहां जहां पर रोटेशंस है उस जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शंस में प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आप शो कर दीजिए जितना मेंबर का है उसके अकॉर्डिंग टू दैट। तो एट ए इट विल बी इन opposite to rotation this direction 2 mp, at E opposite to this in this direction 1.5 mp। now D dash पे दो बार लिखना होगा। दो बार कैसे? देखो एक तो ये कॉलम के लिए, तो ये कॉलम के लिए कितना होगा? कॉलम के लिए इस डायरेक्शन में लिखोगे सेम 1.5 mp, और ये बीम के लिए भी सेम 1.5 mp होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। ओके सो इसके लिए मैं रेड पेन ले लेता हूँ, अच्छा रेड नहीं, इसके लिए हम ब्लू ले लेते हैं। जो बीम के लिए हम शो कर रहे हैं उसके लिए आई एम टेकिंग ब्लू। सो ये बीम का एमपी है, बीम का एमपी दिस डायरेक्शन ओके, दिस विल आल्सो अगेन 1.5 mp। सिमिलरली हियर एट सी डैश पॉइंट पे देखिए जस्ट शो कर दो इन अपोजिट टू रोटेशन, दिस विल बी अगेन ये कितना होगा 2 mp, और इधर कितना होगा ये भी 2 mp। क्लियर है? सो कंबाइंड मैकेनिज्म हमने कैसे ड्रॉ किया, रोटेशंस एंड प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटीज को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, आपको ये चीज डिटेल में क्लियर वे में समझ में आई क्या? ठीक है, और लेंथ वगैरह तो मेंबर का लेंथ कहाँ कितना है ये सब तो आपको पता ही है। इस मेंबर का लेंथ है 6 मीटर, फिर फ्रॉम बी डैश टू सी, बी डैश से लेके सी तक ये 3 मीटर का, फिर सी से लेके डी डैश तक का वो है 4 मीटर का, फिर अदर जो कॉलम है इट इज आल्सो ऑफ 4 मीटर। सो दीज आर द लेंथ। ये सब आप शो कर लीजिएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाओगे। अभी बस समझिए यहाँ इसमें ये समझने में अगर कोई डाउट है तो बता, ये जो डायग्राम कैसे बना, इस डायग्राम को समझने में कोई डाउट है तो आप बताइए, बाकी सब इजी है हम जानते हैं आप कर लोगे। तो यहां तक क्लियर है? नाउ वी विल फाइंड रिलेशनशिप्स जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी दिस θ1। तो ये θ1 को आप कैसे लिख सकते हो? चेक फ्रॉम बीम मैकेनिज्म, मतलब बीम वाले से देखो, बीम वाले पार्ट्स देखिए, मतलब बी सी डैश और डी डैश वाले पार्ट्स देखिए। हम θ1 इक्वल टू लिख सकते हैं y/3। क्लियर है? ऑल्सो वी कैन राइट θ2 as y/4। so y is same for both, so from here we can find a relationship basically, and what kind of relationship will be that? अच्छा ये तो θ2, हाँ ठीक है θ2, तो जस्ट ए मिनट, अच्छा गलती हो गई थी,
इसको θ3 लिखिए और यहां पर भी चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने पहले ही θ3 तो मतलब 2 तो ले चुका था कॉलम के लिए, तो ये रोटेशन होगा θ3, ठीक है। मेक दिस एज 3 फॉर बीम्स, क्लियर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं θ1 एंड θ3। सो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि 3 टाइम्स θ1 इक्वल टू 4 टाइम्स θ3, मींस θ1 एंड θ3 के बीच में आपको रिलेशनशिप पता चल गया, क्लियर है। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड अगेन रिलेशनशिप बिटवीन θ1 θ2 एंड θ3, तीनों के बीच का आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये आपका पहला रिलेशनशिप था। दूसरा रिलेशनशिप एज्यूम कर लिया हमने Δ1 इक्वल टू Δ2, तो एज्यूम कर लिया, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, θ1 इक्वल टू हम ये निकाल सकते हैं कि इट इज डेल्टा अपॉन 6, θ2 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, θ2 इक्वल टू हम निकाल सकते हैं डेल्टा अपॉन 4। ओके, तो डेल्टा दोनों केस में सेम है, तो हम यहां से एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं 6 टाइम θ1 इक्वल टू 4 टाइम्स θ2। So finally we have got a relationship between 3 θ1 equal to 4 θ3 equal to 6 θ1 equal to 4 θ2, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन θ1 θ2 एंड θ3, ये रिलेशनशिप हमने निकाल लिया। ओके, अब वो बेसिकली रिलेशनशिप कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, सो लेट मी शो यू। सो आई कैन राइट एज θ1 इक्वल टू 4/3 θ3 और θ3 इक्वल टू 0.75 θ1, मतलब यही है, यही दो रिलेशनशिप आपके पास है, इसी को आपको यूज करना है। सो ये हमने निकाल लिया दूसरा काम। तीसरा काम अब हमको क्या करना है, तीसरा काम अब हमको करना है, जो एक्सप्रेशन हम लिखना है वो हम लिखेंगे। सो इसके लिए हमको वर्चुअल वर्क के कांसेप्ट को लिखनी होगी, तो हमने लिख दिया टोटल वर्क डन by external system of forces equal to total work done by internal movement in resisting the rotations. So write the expression now. तो expression क्या होगा, 0.5 times W delta plus W into Y equal to 2 times MP θ1 plus 2 times MP θ1 plus 2 times MP θ3 plus 1.5 MP θ3 plus 1.5 MP θ2 अगेन प्लस और एक 1.5 MP θ2 बच गया, मतलब जो कि E पॉइंट पर है 1.5 MP θ2। ओके, तो यहाँ पे θ1 θ2 θ3 आपको पता है, डेल्टा का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है। सो किसी एक थीटा के टर्म्स में हम पूरे इक्वेशन को एक्सप्रेस करके सिंपलीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे फॉर द कोलैप्स लोड। ओके, यू नो द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट थीटास, सो सिंपलीफाई इट। सो w इक्वल टू कितना निकलेगा, यहां से आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट एट 1.854 MP। So let's suppose this is your result number C. So from result A, B and C, what we find, collapse load equal to minimum of, because we are using upper bound concept, minimum of all mechanisms, तो सभी से मिनिमम कौन सा वैल्यू आया है, कंबाइंड मैकेनिज्म के थ्रू से, तो 1.854 MP is the collapse load for this member, क्लियर है। So considering this load as a collapse load, what we will do now, we will find collapse BMD। अब सेकेंड टास्क जो हमारे पास बचा है इस क्वेश्चन में, वो क्या बचा है, कोलैप्स BMD। ये निकालना देखो बड़ा आसान है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल वे में सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करके इसका BMD मैंने बताया था कैसे निकालना है। तो इसका कोलैप्स BMD कैसे बनाना है, देखो बीम के लिए हम पहले बीम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बीम के लिए हम कोलैप्स BMD बना लेंगे, फिर स्वे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग स्वे के लिए कोलैप्स BMD बना देंगे। उन दोनों BMD को जब सुपर इंपोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जो तब जाके हमको फाइनल BMD मिलेगा, क्लियर है, फाइनल BMD मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट्स सपोज कि हम सपोर्ट रिएक्शन वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं।
ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन क्या, बेसिकली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है H1 H2 को। सो कोलैप्स बीएमडी निकालना है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पहला सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस, सो सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए ये आपका मेंबर स्वे मैकेनिज्म को कंसीडर करके चलिए हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। सो यूजिंग स्वे मैकेनिज्म कंसेप्ट, यूजिंग स्वे मैकेनिज्म डेटा। ओके, सो देखिए यहां पे हमारे पास क्या था, ये एक मेंबर था एंड दिस इज आल्सो वन मेंबर। सो दिस इज योर ए बी डी ई, ठीक है। लेट्स सपोज एट ए there we have a horizontal support reaction which is H1, at E we have again a horizontal support reaction, let's suppose it is H2, clear है। now this length is your 6 meter, this length is your 4 meter। now at A जितने भी स्वे में तो जितने भी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी का डायरेक्शंस था वो तो सारे अपोजिट थे, तो A पे प्लास्टिक हिंज का डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ पे 2 MP एंटी क्लॉक, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉक 1.5 MP, here also anti-clock 1.5 MP। ओके, और यहाँ पर एट बी तो प्लास्टिक हिंज का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, सो हमको पता नहीं है कि एक्चुअली में वहां पे मूवमेंट का वैल्यू कितना है, तो वो भी एक अननोन है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर नाउ लेट्स सपोज आई एम एज्यूमिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड एज m, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एट बी जो मूवमेंट है इट इज इन माय clockwise direction। okay, so this direction and this magnitude is assumed one, clear है। now what we will do is for each individual member like ed member के लिए हम ये जो ed member है ये एक फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन H2। okay, then we will calculate support reaction H1 using equilibrium conditions only, and using those equilibrium conditions only we will calculate the support reaction M। मतलब ये भी एक तरह का रिएक्शन ही है, ठीक है। तो ये तीन अननोन डेटा हमें अब कैलकुलेट करनी है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर ईडी मेंबर हम क्या करेंगे, हम ईडी मेंबर के लिए एट डी पॉइंट हम मूवमेंट ले लेंगे। मतलब ये मेरा मेंबर है, ध्यान से देखना, देखो बच्चों इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। इन सब चीजों से खेल करो, खिलवाड़ करिए, ये आपकी खुद की संपत्ति है, ये कुछ है नहीं वैसे। ओके, इन सब चीजों से खिलवाड़ करना है, क्या करना है, खेल 4 मीटर। तो दिस इज योर H2 सपोर्ट रिएक्शन। सो यहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो एंटी क्लॉक है 1.5 MP का, इधर भी 1.5 MP का। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट डी पॉइंट, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि H2 इंटू 4 3 MP, तो H2 इक्वल टू 3/4 MP। now we have one equation as for the complete, अगर उस complete sway mechanism के ऊपर अगर कोई इक्वेशन हमको अप्लाई करना है, then what we can apply as summation of f of x equal to 0 means h1 plus h2 must be equal to 0.5 times w, ठीक है। अब w की जो मैग्नीट्यूड है कोलैप्स लोड you have already calculated it, and h1 value is unknown, h2 value you have already calculated it, तो h1 equal to ये क्या होगा 0.5 टाइम्स w माइनस h2। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0.5 इंटू कोलैप्स लोड का मैग्नीट्यूड कितना था 1.854 MP माइनस h2 की मैग्नीट्यूड 3/4 MP मतलब 0.75 MP, क्लियर है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो h1 की वैल्यू काफी कम है, 0 पॉइंट समथिंग में है, लेकिन है ना, वैल्यू तो है, तो 0.177 MP, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट एज सपोर्ट रिएक्शन H1 and H2।
तो अब आपको H1 एंड H2 का वैल्यू पता चल गया। और देखिए जो रिजल्ट आए ये सारे रिजल्ट्स भी पॉजिटिव में आए, मींस द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ H1 एंड H2 आर करेक्ट। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट वैल्यू m, अननोन मोमेंट वैल्यू m, जो कि हमने B पॉइंट पर लगा रखा था। ओके, एंड ओके इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक फॉर AB member taking moment about ये क्वेश्चन मैं जस्ट आपको कॉन्फिडेंट आए इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि मैंने डिटेल में इससे पहले सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगेन जस्ट टू बूस्ट अप यू, ओके, ताकि आपको डर ना रहे इन सब चीजों से, आप खिलवाड़ कर सको इन सब चीजों के साथ, इसलिए करेक्ट है। ओके, सो दिस इज योर H1 6 मीटर एंटी क्लॉकवाइज 2 MP। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया मैंने क्लॉकवाइज M। सो मेरे को मोमेंट लेना है पॉइंट B पर। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो H1 इंटू 6 प्लस M इक्वल टू 2 MP। अभी तो यही लिखूंगा इस डायग्राम को देखते हुए, ठीक है। क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक करना है, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। 0.177 इंटू 6 प्लस M 0.77 MP इंटू 6 प्लस M इक्वल टू 2 MP। सो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंट की वैल्यू M की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 0.938 MP। तो देखो एट B, और ये पॉजिटिव में आ रही है, मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन, मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने ले रखा था ना बच्चों, दैट डायरेक्शन इज वेरी करेक्ट। ये डायरेक्शन में हमको कोई बदलाव और करने की जरूरत नहीं है, एज्यूम डायरेक्शन इज आल्सो करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ कोलैप्स BMD। अब कोलैप्स BMD कैसे करेंगे, देखो स्वे मैकेनिज्म के तहत हम क्या करेंगे, हम एक कोलैप्स BMD बनाएंगे फॉर दैट स्वे मैकेनिज्म, और बी मैकेनिज्म के तहत हम एक कोलैप्स BMD बनाएंगे फॉर दैट बी मैकेनिज्म, एंड फाइनली व्हाट वी विल डू, वी विल सुपर इम्पोज बोथ द कोलैप्स BMD। और ये जो कोलैप्स BMD है, जो पहले वाला क्वेश्चन में मैंने कोलैप्स BMD बनाया था, सेम उसी तरह का बनेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। जस्ट ये जो वैल्यूज है, ओके, प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटीज की, इन वैल्यूज में परिवर्तन है, और बाकी सब कुछ चेंज है, सॉरी बाकी सब कुछ सेम है। ओके, पूरा का पूरा डायग्राम आपको क्वालिटेटिवली सेम रहेगा, क्वांटिटेटिवली अलग है, क्वालिटेटिवली पूरा का पूरा डायग्राम आपका सेम रहेगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने कैसे बनाना है इसको मैंने डिटेल में आपको सिखाया है। ओके, सो अब हमने अपने जितने भी अननोन थे पहले आपने निकाल लिया। नाउ कोलैप्स BMD। तो कोलैप्स BMD बनाने के लिए आप क्या करोगे, लिख लीजिए इस बात को पहले कि आपको हमेशा क्या करना है, कोलैप्स BMD अगर बनानी है तो हमेशा आपको क्या करनी है इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो फ्रॉम स्वे एनालिसिस, फाइंड द कोलैप्स BMD, ओके, प्लस फ्रॉम बीम मैकेनिज्म, या लिखिए मैकेनिज्म लिखिए, फ्रॉम बीम मैकेनिज्म फाइंड द कोलैप्स BMD, और दोनों को जोड़ देना है, बस ये फॉर्मूला हो गया। ओके, सो अब चलो तो स्वे मैकेनिज्म से कोलैप्स BMD निकालते हैं। तो स्वे मैकेनिज्म से कोलैप्स BMD बनाने के लिए तो सबसे पहले वो मेंबर को बना लेते हैं। दिस इज द मेंबर, दिस इज A B D E, यहाँ पे एंटी क्लॉक, इधर भी एंटी क्लॉक, इधर भी एंटी क्लॉक, और इधर क्या था क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सारे थे, ये 2 MP का और ये 1.5 MP का,
और ये 1.5 MP का ये भी, और ये 0.938 समथिंग MP इतना। ओके, और यहाँ पे बीम है ऊपर में, तो ये जो बीम है, अब यहाँ पे देखो बात, तो ये बीम का ये बी होगा और बीम का ये डी होगा। तो बीम अगर बी एट बी इन कॉलम आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज था, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉक आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एंटी क्लॉक। तो इधर क्या आ गया, एंटी क्लॉक, इधर पहले से एंटी क्लॉक था, इधर क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। मतलब ये एंटी क्लॉक हो गया और ये क्लॉक हो गया, और ये क्लॉक कितना सेम 1.5 MP का होगा, और इधर ये एंटी क्लॉक कितना का होगा, अगेन वही 0.938 MP का होगा। तो ये कंडीशन है लोडिंग की इस मेंबर के ऊपर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ कोलैप्स बीएमडी फॉर दिस। ये स्वे से है, ये कहां से, स्वे मैकेनिज्म का है। तो इसका कोलैप्स बीएमडी बनाना है, तो अगेन वही जो फ्रेम है उसका रेफरेंस फेस आप डिसाइड करोगे। तो आउटर फेस इज जनरली रेफरेंस फेस, और टेंशन कंप्रेशन मतलब सैगिंग और हॉगिंग को चेक करते हुए, कंसीडर करते हुए आप कोलैप्स बीएमडी बना डालोगे इसका। क्लियर है। तो इसका अगर मैं कोलैप्स बीएमडी बनाऊंगा, ये कुछ आपको मतलब ये इस स्वे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सॉरी जस्ट ए मिनट, देखिए वेल तो आपको ये सब डेटा तो आपको पता होगा ना कि सैगिंग हॉगिंग कैसे है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली डिटेल बताया था। एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ क्विकली। जैसे कि ये एबी मेंबर है, तो इस एबी मेंबर का 2 डायमेंशनल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी उस कॉलम की। दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। ओके, नाउ यू नीड टू चेक द इंपैक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मूवमेंट। फॉर एग्जांपल एट एंड ए जो मूवमेंट लग रही है 2 MP, ये हॉगिंग है या सैगिंग है, ये पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, एक सेक्शन कट करनी है, एक्स एक्स ये कट करके निकाल दिया, और मान लो ये बी नहीं है, ये कट करके निकाल दिया, ये फिक्स है, ये कैंटिलीवर जैसा हो गया। यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है 2 MP का। नाउ इफ यू विल रोटेट दिस मेंबर, ओके, इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस एंड, मींस अबाउट दिस एक्स एक्स एक्सिस, तो ये किस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से। तो इसका जो आउटर फ्रेम है जिसको मैंने रेफरेंस फेस मैंने कंसीडर कर रखा है, दिस इज गोइंग इन टेंशन एंड द इनर फेस इज गोइंग इन कंप्रेशन। ओके, so inner face is going in compression and the outer face is going in tension, hence the moment, okay, this 2 MP इसका जो नेचर है it is negative, because the positive one is, हम जो कंसीडर करके रखे हैं पॉजिटिव मूवमेंट, वो कर रखे हैं कि जो रेफरेंस फेस है वो कंप्रेशन में जाएगा, और जो अगर रेफरेंस फेस नहीं है वो टेंशन में रहेगी। तो इस तरह का अगर मूवमेंट होता है मेंबर के ऊपर, इस तरह का अगर चांद जैसा बनता है, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर है, दिस पॉजिटिव नेगेटिव यू नो। तो by using this concept, so I will draw the collapse BMD very simply and gently. चेक करिए, देखिए फॉर दिस कॉलम, तो यहाँ पे जो कोलैप्स बीएमडी होगा ये क्या होगा, दोनों का इफेक्ट नेगेटिव होगा। मतलब ये जो एट बी जो इस कॉलम के ऊपर 0.938 MP का लग रहा है मूवमेंट, इसका भी इफेक्ट नेगेटिव होगा। क्यों, देखिए ये एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, अभी इसको रोटेट करोगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा। तो जो आउटर रेफरेंस फेस है वो टेंशन में जा रही है, तो अगेन नेगेटिव। Are we clear? Okay, so negative. So I am drawing this collapse BMD. So like this, and this is your completely negative 2 MP, and this is 0.938 MP. This is your for the column AB. Now we are drawing for second column. Okay, ये D और सॉरी ED column, इसके लिए ड्रॉ करोगे D and E like this. ओके, तो ये सेकेंड कॉलम के लिए ड्रॉ करना है। तो ईडी के लिए यहाँ पे देखिए, तो ये किस तरह का इफेक्ट होगा, तो ये देखो ये हो गया ईडी, तो ये उसका रेफरेंस फेस हो, ये होगा रेफरेंस फेस, ठीक है, और ये हो गया इनर वाला, इनर, और ये हो गया आपका रेफरेंस फेस। तो देखिए इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो रेफरेंस फेस आपका कंप्रेशन में जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन का कॉम्बिनेशन होगा।
मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे होगी पॉजिटिव मोमेंट और इधर होगी नेगेटिव मोमेंट सेम मैग्नीट्यूड की 1.5 MP। आप चेक करिए एंड हियर आल्सो 1.5 MP। ओके, सो दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। ओके, दिस इज योर 6 मीटर 4 मीटर। अब चलिए बीम का, बीम पर भी पूरे के पूरे बीम पर भी नेगेटिव मूवमेंट है। अब चेक करिए, एक बार ड्रॉ करिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया ड्रॉ करने के लिए समझाया उस तरह से आप एक बार ड्रॉ करके देखिए। पूरे के पूरे मेंबर के ऊपर आपको पता चलेगा इट इज नेगेटिव हॉगिंग, सेम मैग्नीट्यूड 0.938 MP and here 1.5 MP. Clear? It is also a negative. So this is your collapse BMD from sway mechanism. ठीक है, now we need to calculate। अच्छा, at center तो नहीं, जहां पर point load है वहां पर कितना मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं। मींस at 4 मीटर, सॉरी at 3 मीटर फ्रॉम B या फिर at D 4 मीटर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है मूवमेंट की, ये नेगेटिव है तो ये मैग्नीट्यूड हमको पता लगाना होगा, ताकि जो हम सुपर इंपोज करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो, तो जो नेट मूवमेंट है इन बीम अंडर सी, मतलब एट सी अंडर दैट पॉइंट लोड, वो कितना है ये हम पता लगा पाए। सो आई हैव कैलकुलेटेड दिस, दिस इज आई एम गेटिंग एज 1.178 MP। चेक करिए, check it। so this is your collapse BMD for from sway। so collapse BMD from beam, so beam के लिए बड़ा सिंपल है। तो दिस इज द बीम, यहाँ पे प्लास्टिकिंग, जिधर एक प्लास्टिकिंग जिधर एक पॉइंट लोड। ओके, पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड W। तो यहाँ पे जो कोलैप्स BMD बनेगा ये मतलब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा, बस इस तरह का बनेगा। ओके, नाउ अब क्या है, दिस इज योर 3 मीटर, दिस इज योर 4 मीटर। अब ये दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D, दिस इज योर C डैश। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दी ऑर्डिनेट, मतलब दिस C डैश मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये C डैश मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, W, इसका फॉर्मूला क्या है, WAB अपॉन A प्लस B। तो ये क्या हो जाएगा भाई, W इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे इसको, अब इसमें W का वैल्यू, W क्या है, इट इज कोलैप्स लोड, तो W का वैल्यू 1.854 जो हमने पहले निकाल रखा है इतना टाइम्स MP, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट 3.178 MP। ठीक है, और इस पे जो मूवमेंट है इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव सैगिंग। क्यों, आप रोटेशंस देखिए, सॉरी आप प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटीज देखिए बीम मैकेनिज्म में जो आपका आया था, इट वाज लाइक दिस, मींस क्लॉकवाइज, एंड हियर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ शेप। सो ये क्या है, चांद जैसा, मींस योर reference phase is going in compression, reference phase, once reference phase goes in compression means that is your positive type of movement। clear? now we will superimpose these two movements। हम इन दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे, मतलब स्वे के ऊपर हम इसको सुपर इंपोज कर देंगे, तब हमें जाके मिलेगा अपना फाइनल कोलैप्स BMD। तो चलिए उस चीज को जल्दी से करते हैं। सो फॉर सेविंग टाइम ये हमने सुपर इंपोज कर दिया है। ठीक है, सो आप देखिए, तो ये नेगेटिव मूवमेंट है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज समथिंग पॉजिटिव, दिस इज हियर पॉजिटिव, दिस इज हियर नेगेटिव अगेन। ओके, सो अब ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव है उसको मैं फ्रेम के ऊपर शो कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मैं फ्रेम के अंदर शो कर रहा हूँ। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, नेगेटिव को फ्रेम के अंदर शो कर सकते हो और पॉजिटिव को फ्रेम के बाहर, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डायग्राम जो नेगेटिव में है तो इसलिए मैंने नेगेटिव को फ्रेम के ऊपर मैंने शो कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, मैं इस तरह से बनाया चलेगा, आप भी इस तरह से बनाइए, सो नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे आप एमपीज का वैल्यू शो कर देते हैं, तो ये 2 MP थी इधर, मैग्नीट्यूड इधर 0.938 MP दोनों केस में, मतलब ये वाला ऑर्डिनेट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों, और ये 1.5 MP, ये भी 1.5 MP, ये भी 1.5 MP। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर पे आया, ये सेंटर पे कितना होगा,
तो देखो सेंटर पे कितना होगा, आपने कैलकुलेट किया था फ्रॉम बीम मैकेनिज्म, पॉजिटिव में कैलकुलेट किया था 3.178 एमपी, एंड फ्रॉम स्वे मैकेनिज्म सेंटर पे जो आपने कैलकुलेट किया था नेगेटिव में 1.178 एमपी। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचेगा यू विल बी मींस 3 पॉइंट जितना है 3 पॉइंट कितना था, सॉरी जस्ट ए मिनट प्लस 3.178 माइनस 1.178, तो कर दोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में बच जाएगा 2 एमपी। पता चला? सो दिस इज योर कोलैप्स बीएमटी। अब यहाँ पे आप मैंने इस तरह से शो किया, आप ब्लॉक्स भी बना के शो कर सकते हो। ब्लॉक्स वाला सिस्टम मतलब ये एक ब्लॉक बनाना है, इस तरह से मूवमेंट शो कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव शो करने का तरीका क्लियर है। इस तरह से भी शो कर सकते हैं, या फिर प्लस माइनस डायरेक्टली अगर आप लिख पाते हो तो वो भी बेहतरीन है। अब यहाँ पे लोडिंग दिखा दो, जो लोडिंग था यहाँ सेंटर पे एक लोड था, इधर एक लोड था 0.5 डब्ल्यू की, ये डब्ल्यू मैग्नीट्यूड की, क्लियर है। दिस इज योर 6 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ। ओके, सो दिस इज योर कोलैप्स BMD फॉर दिस प्रॉब्लम। सो ये सारे क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, अगर कोलैप्स BMD और कोलैप्स लोड दोनों निकाले पूछ दिया तो काफी लंबा हो जाता है। सो अच्छे से पेपर का यूज करके आपको बनाना है, क्लियर है। सो वेल चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गई खत्म भैया। अब हम सॉल्व करेंगे एक अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम फ्रेम का तो हमने 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के साथ अपना प्लास्टिक एनालिसिस खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद और एक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस कोलैप्स, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस बीम का एनालिसिस करेंगे। ओके, विच कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस कोलैप्स। So for now I'm solving another one beam problem. Okay, उसका हम collapse load निकालते हैं, चलिए, and in next video I will upload the concept of simultaneous collapse. After then we will start some new topics. Is it clear? So this is the new question and कहता है ये एक बीम है, कैलकुलेट कोलैप्स लोड फॉर द गिवन अरेंजमेंट। आपको केवल कोलैप्स लोड निकालनी है, L/2 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 ABCD बीम है, W पॉइंट लोड एट B एंड W/2 पॉइंट लोड एट D, एंड प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पूरे मेंबर का है MP, मतलब होमोजेनस है, होमोजेनस। ओके, देयर इज नो चेंज इन plastic moment carrying capacity of the member. So how to solve? The very first step is calculating the degree of redundancy. So degree of redundancy कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सपोर्ट है ये कुछ इस तरह से है, एक फिक्स सपोर्ट है और एक C पर हिंज है। तो फिक्स सपोर्ट पे तो टोटल 3 रिएक्शन, मतलब A पर, और जो हिंज है वहां पे 2 रिएक्शन, तो टोटल 5, ओके, टोटल 5 रिएक्शन है यहाँ पे। और हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने हैं? 3। अब देखो इस मेंबर पे, इस पूरे के पूरे मेंबर पे हॉरिजॉन्टल लोडिंग किसी भी तरह का नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है इस पूरे के पूरे मेंबर पे, तो हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, ओके, मतलब जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आता है समेशन f of x equal to 0, समेशन f forces in horizontal direction equal to 0, net forces in horizontal direction equal to 0, ये वाला जो इक्वेशन है इसका यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शंस है इनको हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर देंगे पहले से ही, और हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर कितने हैं? 3। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर इक्वल टू 3, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने बचे? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आपने पहले ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब कितना इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास बच रहा है? नाउ यू आर रिमेनिंग विथ 2 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम conditions. So how many equilibrium condition you are getting? You are getting 2 equilibrium conditions. So what is the degree of redundancy? So degree of redundancy R equal to कितना होगा? 3 minus 2 which is equal to 1. So degree of redundancy is 1. So second concept, number of plastic hinges required for collapse. क्विकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
plastic hinge required for collapse कितना होगा? R plus 1 means 1 plus 1 means 2. Okay, so 2 number of plastic hinges are required for collapse. Now second concept, number of independent mechanism कितना होगा, हम वो निकालेंगे. Number of independent mechanism, ठीक है. सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? हमें सबसे पहले कैपिटल एन की फाइंड आउट करनी होती है. एंड व्हाट इज दिस कैपिटल एन? दिस कैपिटल एन इज नथिंग बट दिस इज द पॉसिबल लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस. पॉसिबल लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज. तो ये प्लास्टिक हिंज कहां पर डेवलप हो रही है? तो देखो, पॉसिबल लोकेशन एट एंड ए फिक्स्ड एंड है, डेवलप होगा. बी अंडर लोड डेवलप होने के चांसेस है. ओके, और सी पर भी डेवलप होने का चांसेस है, क्योंकि सी भी अंदर है, मतलब मेंबर के अंदर है, कहीं ना कहीं ओवरहैंग है. ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिजिड जॉइंट जैसा ही इसका बिहेवियर होगा एंड सी का. ठीक है, सपोर्ट सी का. सो इसलिए वहां पर भी प्लास्टिक हिंज की डेवलपमेंट की चांसेस बनती है. तो टोटल पॉसिबल लोकेशन हमारे पास 3 है प्लास्टिक हिंजेस के. ओके, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने होंगे? ओके, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इक्वल टू एन कैपिटल एन माइनस आर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2. तो दो मैकेनिज्म यहाँ पे बनेगा और दोनों ही बीम मैकेनिज्म ही बनेंगे और कुछ है नहीं. तो हम मैकेनिज्म 1 मैकेनिज्म 2 करके इसे सॉल्व करते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म नंबर 1. मैकेनिज्म नंबर 1 क्या है? देखो, हम ये कंसिडर कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी है, ये जो ओवरहैंग वाला पार्ट है, मान लो एक ही प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रहा है और वो भी डेवलप हो रहा है एट पॉइंट सी. ठीक है, तो एट पॉइंट सी अगर एक प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गया तो ये जो मेंबर है, ये सी है, ये प्लास्टिक हिंज यहाँ पे डेवलप हो गया. यहाँ पे पॉइंट लोड है एक W बाई 2 का D पर. तो इस कारण से कोलैप्स हो जाएगा ना. ओके, क्यों? क्योंकि अब ये मेंबर इस तरह से रोटेट हो जाएगी, झुक जाएगी. ठीक है, ये कोलैप्स हो जाएगा. सो लेट्स सपोज ये जो आपने वर्चुअल डिफ्लेक्शन, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये मैकेनिज्म बना रहे हैं. सो हम वी आर ड्राइंग फॉर कोलैप्स. यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बना दिया और इस तरह से ये मेंबर का कोलैप्स मैकेनिज्म बना दिया. लेट्स सपोज दिस डिफ्लेक्शन इट इज y1 एंड दिस इज योर वर्चुअल डिफ्लेक्शन. ठीक है, एंड दिस रोटेशन इज योर θ1. लेट्स सपोज दिस लेंथ इज l/2, आपको पता है. तो यहाँ पे जो प्लास्टिक मोमेंट करेंगे कैपेसिटी डेवलप होगा, इट विल बी अपोजिट टू रोटेशन of same magnitude mp. now you know θ1 equal to क्या होगा? y1 upon l/2. so ultimately what I can write is, I can write as y1 equal to l/2 θ1. ठीक है, now अब बड़ा सिंपल सा है. तो यहां से देखिए, अगर हम अबाउट सी मोमेंट अगर ले ले, ओके, अगर हम अबाउट सी मोमेंट ले ले तो हमको यहाँ पे एमपी का वैल्यू पता चल जाएगा. टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, तो जो एमपी होगा यहाँ पे क्या होगा? W/2 इंटू L/4. ओके, which is equal to mp means W L/2, sorry L/2. तो mp will be equal to WL/4. So according to mechanism 1, let's suppose this is equation A, result A. Mechanism 2, mechanism 2 क्या होगा? हम ABC को लेते हैं. ABC मतलब 3 प्लास्टिक हिंजेस का फॉर्मेशन है. यहाँ पे 3 प्लास्टिक नहीं, यहाँ पे सॉरी 2 प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा. क्यों?
क्योंकि तीसरा जो है सपोर्ट सी वो ऑलरेडी हिंज है, तो एक हिंज यहां पे बन गया, ये मैकेनिकल हिंज है, मैकेनिकल हिंज, ओके। एंड यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा एट ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर एंड सी, ठीक है। सो बी पर आपका एक पॉइंट लोड है ऑफ मैग्नीट्यूड W। सो इस अंडर दिस पॉइंट लोड आई एम प्रोवाइडिंग ए वर्चुअल डिफ्लेक्शन, लेट्स सपोज दिस डिफ्लेक्शन इज योर y2। तो ये मेंबर आपका इस तरह से रोटेट हो गया और ये मेंबर आपका इस तरह से रोटेट हो गया। सो ये स्ट्रेट बनाने दीजिए, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम रोटेशंस को शो कर देते हैं। सो लेट मी शो द रोटेशंस फर्स्ट। सो यहाँ पे देखिए मेंबर आपका हॉरिजॉन्टल था, ये रोटेट कर गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट्स सपोज दिस रोटेशन इज योर θ1, अल्टरनेट एंगल, दिस रोटेशन विल बी आल्सो योर θ1। लेट्स सपोज दिस रोटेशन इज योर θ2 and alternate angle, this rotation will also your θ2, this virtual deflection is your y2। तो अब इसका प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, सो यहाँ पे mp रोटेशन के अपोजिट में आपको शो करना है, तो यहाँ पर भी mp, सो अगेन हियर अपोजिट टू रोटेशन mp। नाउ हियर एट सी ध्यान देने वाली बात है, एट सी यहाँ पर mp होगा, रोटेशन के अगेंस्ट में आप डालो, ये भी mp होगा, लेकिन यहाँ पे जो mp होगा इसका वैल्यू आपको पता है, यू नो दिस वैल्यू इज WL/4, क्लियर है। तो हम इसी वैल्यू को यूज करेंगे, यहाँ पे हम WL/4 को ही पुट करेंगे, ओके। सो दिस mp इज योर WL/4, ये मोमेंट हमको पता है। नाउ तो अब हम दिस लेंथ इज L/2 और ये लेंथ आपको पता है, दिस लेंथ इज आल्सो L/2। अब रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे θ1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y2 अपॉन L/2। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, y2 इक्वल टू, ultimately I can write θ1 into L/2। Similarly I can write y2 equal to θ2 into L/2, ओके। तो वर्चुअल डिफ्लेक्शन y तो दोनों के लिए सेम है, ओके, y2 तो दोनों के लिए सेम है। सो इक्वेट कर देंगे इस रिजल्ट को, तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि θ1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू θ2 ओनली इटसेल्फ, क्लियर है। θ1 किसके बराबर है, θ2 के बराबर है। So by using concept of virtual work concept, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, ओके, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टोटल इंटरनल वर्क डन बाय मूवमेंट इन रजिस्टिंग द रोटेशंस, ओके। सो यूजिंग दिस concept of virtual work done, I will write the expression। तो W into Y2 for this mechanism equal to mp θ1 प्लस mp θ1 प्लस mp θ2 प्लस लिखिए mp θ1 अगेन आएगा, प्लस mp θ2 आ जाएगा अगेन इधर, फिर यहाँ पे आ जाएगा WL/4 इंटू θ2 आ जाएगा, क्लियर है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम कोलैप्स लोड W निकाल लेंगे 12 mp अपॉन L, okay। So since we are using the upper bound theorem, okay, so collapse load will be minimum of both this mechanism। इस मेंबर का, इस बीम मेंबर का कोलैप्स होने का कितना लोड आएगा जो ये मेंबर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा। यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, दोनों मैकेनिज्म को हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया, तो जिस मैकेनिज्म में मिनिमम लोड में कोलैप्स हो रही है, तो दैट विल बी द एक्चुअल कोलैप्स लोड फॉर द कंप्लीट मेंबर। क्योंकि बीम का कोई एक हिस्सा टूट गया मतलब पूरा का पूरा बीम फेल है ना, अब उसका कोई काम नहीं है, इट इज यूजलेस नाउ, क्लियर है। सो द एक्चुअल कोलैप्स लोड विल बी, एक्चुअल कोलैप्स लोड विल बी कोलैप्स लोड को कैसे लिखते हैं हम, WU लिख सकते हैं, इट इज 4 mp अपॉन L, क्लियर है। क्योंकि इतना का अगर मोमेंट डेवलप हो जा रहा है एट सी, तो आपका जो CD सेक्शन है वो फेल हो जा रहा है मेंबर का, तो बीम का अगर CD सेक्शन फेल हो जा रहा है मतलब पूरा का पूरा मेंबर खत्म, ओके। सो ये सारे गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, वही 2 मार्क क्वेश्चन, तो 2 मार्क क्वेश्चन में आपको इतने सारे करने हैं,
तो यहाँ पे तो मैंने आपको डिटेल में लिख के समझाया है। ओके, तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप सीधा, आपको पता है बाय डिफॉल्ट, आपके माइंड में पता है मैकेनिज्म बनानी है, कौन कौन सी मैकेनिज्म बनानी है और बनाइए और कोलैप्स रूल निकालिए और आंसर बता दीजिए। सिंपल है, समझ में आया? वेल, इसी के साथ ये वाला वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज 7008420353। सो विद दिस नंबर आवर व्हाट्सएप ग्रुप इज कनेक्टेड, यू कैन ज्वाइन विथ आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी डाउट्स। ओके, अगर आपको ये अगर आपको स्टील जो हम पढ़ा रहे हैं आपको काफी पसंद आई, अगर आप पूरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हैं, देन यू कैन एनरोल इनटू दिस स्टील पेपर एट ₹800 only. Okay, so in this we can provide discounts. So आप स्टील को 800 में एनरोल कर सकते हैं only for steel, and this syllabus is completely guided according to ESC, GATE, SSC, JEE. ओके, फुल कंसेप्चुअल एंड फुल न्यूमेरिकल। आपने देखा ही होगा अभी पढ़ाने का स्टाइल। सो इसी तरह से, इससे भी बेहतरीन तरह से हमने कनेक्शंस, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। सो आप एनरोल करके परचेज कर सकते हैं। सो परचेज करने के लिए आप हमें कांटेक्ट करिए 7008420353 पर। ओके, व्हाट्सएप करिए हमें। सो आई विल शेयर यू दी डिटेल्स। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक का उम्मीद करूंगा। Thank you very much. Good luck. Have a nice day. Next video will be on concept of simultaneous collapse. Concept of simultaneous collapse. That will be the last video from plastic analysis. So कोई भी डाउट हो प्लास्टिक एनालिसिस से अब तक में तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद लास्ट वीडियो होगा। उस वीडियो में मैंने वो डाउट सब भी डिस्कस कर दूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, सो अभी इसको खत्म करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू, गुड लक। आपको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। वेल, गुड लक, हैव ए नाइस डे।